जय हिंद साथियों। कल आपका जो विज्ञान का वीकली टेस्ट हुआ था, आज उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, इसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके बारी बारी से हम उनका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका था, निम्न में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको मापने वाला उपकरण कौन सा है आपका? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से क्या किया जाता है? वाहन की दूरी, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। बाकी जो और ऑप्शन हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? स्पीड वाहन की, है ना। एक्सेलरोमीटर से क्या नापा जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरोमीटर से क्या नापा जाएगा? वाहन का एक्सेलरेशन कितना है। और अल्टीमीटर क्या करता है आपका? अल्टीमीटर हाइट को मापने का काम करता है, ठीक है, यानी कि विमानों की जो ऊंचाई है उसको मापने का काम करता है आपका अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरहेलियोमीटर जो है आपका सोलर रेडिएशंस मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। पायरहेलियोमीटर क्या है? सोलर से आने वाले रेडिएशंस या सोलर के जो विकिरण हैं, सूर्य से आने वाले जो विकिरण हैं उनका मापन किसके द्वारा किया जाता है? आपके पायरहेलियोमीटर द्वारा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। निम्न में से किसका संहति केंद्र वस्तु के बाहर होता है? संहति केंद्र मतलब द्रव्यमान केंद्र। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र होता है, जैसे कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र होता है जिस केंद्र पर उस वस्तु का पूरा द्रव्यमान लाई करता है। मतलब उसके ऊपर अगर हम उस वस्तु के उस पॉइंट को मापना या पर उस पॉइंट के ऊपर उसको खड़ा करें तो पूरा का पूरा द्रव्यमान उस पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। संहति केंद्र बिंदु, वह बिंदु जो किसी वस्तु में वितरित पूरे द्रव्यमान का माध्य स्थिति प्रदर्शित करता है, वही क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान केंद्र। यहाँ पर पूछा था वस्तु वह वाली बताओ जिसमें उसका द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर ना होकर बाहर होता है। तो ये आकृतियों पर डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसके अंदर होगा, कौन सी वस्तु का बाहर होगा। ये मैटर पर डिपेंड नहीं करता, ये उसके आकृति पर केवल डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन हो या कोई भी पेन हो, पेन तो यही है, पेन का द्रव्यमान इसके अंदर ही होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है सिलिंड्रिकल, तो इसका द्रव्यमान केंद्र इसके अंदर ही होगा। क्रिकेट की गेंद का भी अगर देखोगे आप तो द्रव्यमान केंद्र उसके सेंटर में होता है, ठीक है। रिंग वलय कैसी होती? ऐसी, उसको रिंग बोल दो या वलय बोल दो, बात तो एक ही है ना, रिंग या वलय। इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ होता है, जबकि इसकी बॉडी कहाँ है? ये है, ठीक है। अगर मैं बॉडी की बात करूं रिंग की तो ये है, और द्रव्यमान केंद्र इसका कहाँ होता है? सेंटर में, जो कि बॉडी के बाहर है। आप ये अंदर देख के अंदर मत समझना, बाहर है ये, बॉडी के अंदर नहीं है। बॉडी ये है ना उसकी, जिस भी मटेरियल से बना होगा वो, ये बॉडी ये है, और उसका द्रव्यमान केंद्र बॉडी के बाहर है, इसलिए उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र उसके बाहर होता है। पुस्तक का तो आपने देखा है रेक्टेंगुलर है और इसके अंदर मटेरियल भरा ही रहता है ना पुस्तक का, तो इसके अंदर ही होगा इसका द्रव्यमान केंद्र। समझे? द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? इसका द्रव्यमान केंद्र वलय से बाहर होता है, आपने देख ही लिया। नेक्स्ट 4th नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके द्वारा ऊपर चढ़ता है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लालटेन की बत्ती में, लालटेन देखिए ना, उसकी बत्ती में केरोसिन का तेल उसके ऊपर चढ़ता है, बत्ती में चढ़ता हुआ जाता है। लालटेन ऐसी रहती है ना, ठीक। तो यहाँ पर बत्ती जल रही होती है उसकी, जबकि तेल यहाँ भरा हुआ होता है। तो ये तेल किस कारण से इस बत्ती में चढ़ता है? तो वो कारण होता है केशिकत्व के कारण, ठीक है। जो केशिकत्व होता है वो उसकी बत्तियों में छोटी छोटी पतली पतली नलियाँ बनती हैं। किसकी बत्ती में? लालटेन की जो बत्ती होती है, जो रुई आप उसमें यूज़ कर रहे होते हो, वो रुई एक तरीके से कैपिलरी का काम करती है, यानी उसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली नलियाँ बन जाती हैं जिनके द्वारा जिनके द्वारा तेल क्या होता है? ऊपर चढ़ जाता है। तो इनमें ऊपर चढ़ता क्यों है? उसका कारण होता है आपके द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण, ठीक है।
केशिकत्व की जो प्रक्रिया है वो होती क्या है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की या नीचे उतरने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि केश नली में क्या होता है, द्रव ऊपर चढ़ जाता है। लालटेन की बत्ती में केरोसिन का तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, उसकी जो बत्ती होगी उसमें क्या रहेगा, केशिकाएं बन रही होंगी, जिसके कारण क्या होता है, लालटेन में ऊपर चढ़ जाता है तेल। पांचवा आपका क्वेश्चन है, गोला लगाते समय लिखा है यहाँ पे, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है। गोता लगाते समय यानी कि जो गोताखोर होते हैं, जो तैरने वाले लोग होते हैं, वो पानी में जब नीचे जाते हैं ना, तो क्या होता है, द्रव का जो है प्रेशर, अगर ये पानी भरा हुआ है इतनी ऊंचाई तक, तो यहाँ पर द्रव का प्रेशर कम होगा, जबकि जैसे जैसे आप नीचे चले जाते जाओगे इसकी हाइट बढ़ने के साथ यानी कि इसकी गहराई बढ़ने के साथ प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, और यहाँ पे नीचे आते आते वो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो गोताखोर जब ज़्यादा नीचाई तक चला जाता है तो उसके कान के पर्दों में क्या होता है, ये अपने पानी के द्वारा, पानी है उसके द्वारा क्या होता है, प्रेशर लगाया जाता है। तो गोताखोर के पर्दों में क्या हो जाता है, पानी के प्रेशर के कारण वो पर्दे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण नहीं, उच्च जल दाब के कारण क्या होता है, उसके कान के पर्दे खराब हो जाते हैं। गोताखोर गोता लगाते समय पानी में गहराई में चला जाता है, पानी का दाब उच्च होता है, जिसके कारण गोताखोर के कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो जाता है। वस्तुतः द्रव के द्वारा उत्पन्न दाब द्रव की ऊंचाई के और घनत्व के क्या होता है, समानुपाती। जो प्रेशर है वो हाइट के भी समानुपाती होता है, यानी कि हाइट बढ़ने पर भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और दूसरा आपका जो प्रेशर होता है वो घनत्व के कारण भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि रो। ठीक है, डेंसिटी कैसे दिखाते हैं, रो से। अगर आपकी घनत्व बढ़ेगा किसी भी द्रव का तो उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसका कारण भी है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि द्रव द्वारा हटाए हुए या पदार्थ द्वारा हटाए हुए द्रव के भार के बराबर उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो भार किस पर डिपेंड कर रहा होगा, आपका रो पर। ठीक है, उसके घनत्व पर डिपेंड करेगा। इसके कारण क्या होगा, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए ना। वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई वस्तु है, एक बार आपने उसको हवा में तौला है, मान लो ये आपकी वस्तु थी, आपने इसको एक बार हवा में तौला, इसकी वेट को नापा, और एक बार आपने उसको पानी में डुबाकर उसके वेट को नापा, तो किस स्थिति में उसका वेट ज़्यादा होगा, वो यही पूछना चाह रहा है ना। पानी में एक बार और एक बार हवा में, हवा की तुलना में, पानी की तुलना में हवा में जो वेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर कम हो जाएगा। यानी कि अगर हवा में हम उसको तौलेंगे तो उसमें भार कुछ ज़्यादा होगा, जबकि आप उसको पानी के अंदर तौलेंगे तो उसका भार कुछ कम होगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो भी पानी की मात्रा उसने हटाई होगी, द्रव की मात्रा जो उसने हटाई होगी, आर्किमिडीज के अनुसार उतना ही फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगा होगा, उत्प्लावन जिसको बल कहते हैं। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगने से इसका भार क्या हो गया होगा, कमी महसूस हो रही होगी। तो वेट लिफ्टिंग जो मशीन है, वेट मशीन है, वो इसका भार क्या दिखाएगी, कम दिखाएगी, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही कहता है। किसी द्रव में पूर्णतः यह आंशिक रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, उसके भार में कमी हो जाएगी पानी के अंदर, जबकि हवा में उसके भार में वृद्धि रही होगी, है ना। 7वें क्वेश्चन है आपका, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है। अगर हम परमाणुओं के बीच की बात करें तो सभी परमाणुओं के बीच में जो बंध होते हैं या उनके अणुओं के बीच के अंदर जो बंध होते हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है,
क्या कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो उसके नाभिक में होगी। स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा तो उसके टेम्परेचर के कारण होती है ना, स्थितिज ऊर्जा। ये तीनों ही अलग है ना। परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों के कारण विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा यौगिकों का निर्माण होता है ना। अणुओं का और यौगिकों का निर्माण होता है। यौगिकों के निर्माण में कौन सी क्रिया यूज होती है? रासायनिक। ठीक है, इसलिए उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होगी। 8वां आपका जो क्वेश्चन था उसने लिखा है लौटनिक स्थितिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सीधी सी बात आपको ये पता होना चाहिए लौटनिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक और सर्पी घर्षण क्या होता है। ठीक है, लौटनिक घर्षण का मतलब है कोई वस्तु इस पर लौट रही होगी। फाइनली यही है, ये सरफेस है, इस पर जो वस्तु है वह रोलिंग करते हुए जा रही होगी। यानी कि पहले ये वाला भाग टच था, आगे चल के उसका ये वाला भाग इससे टच होने वाला है आने वाले टाइम, और ये जैसे जैसे घूमता जाएगा अगला अगला इसका भाग टच होता चला जाएगा। ये तो हो जाएगा आपका लौटनिक घर्षण, है ना। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि वस्तु स्थिर ही अवस्था में रहती है ना, जड़त्व की अवस्था में ही रहती है। और तीसरी है सर्पी घर्षण में क्या होता है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। जैसे अगर ये वस्तु है एक ये वस्तु है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन के कारण होगा वो वाला सर्पी घर्षण कहलाएगा। स्थैतिक घर्षण में ऐसा होता है कि एक वस्तु स्थिर रहती है जबकि दूसरी वाली वस्तु उसके ऊपर फिसलती है, उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो तीनों ही घर्षणों में अगर मैं बात देखूं, बात है ना, मान लो ये दो कोई वस्तु हैं, ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली इस डायरेक्शन, तो सबसे ज़्यादा घर्षण तो इसी अवस्था में लग रहा होगा, क्योंकि घर्षण बल होता क्या है, उसके मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वही घर्षण बल कहलाता है। तो इस वाली स्थिति में सबसे ज़्यादा घर्षण होगा, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में वस्तु भी फोर्स लगा रही है, उसका अपोजिशन कर रही है ना, इसके चलने का अपोजिशन जो करता है वही फोर्स तो क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके चलने का फ्रिक्शन फोर्स इसके द्वारा भी लग रहा होगा और दोनों सतहों के मध्य भी लग रहा होगा, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा स्थैतिक सर्पी घर्षण में सबसे ज़्यादा आपका क्या होने वाला है? फोर्स लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स। और इसमें थोड़ा कम लगेगा, इसमें सबसे कम लगेगा। अगर मैं व्यवस्थित जमाऊं तो सबसे पहले नंबर क्या कह रहा है? घटते क्रम में जमाना है ना, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? सर्पी स्थैतिक स्थैतिक सबसे बड़ा घर्षण होने वाला है। सर्पी मतलब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, और लोटनिक सबसे कम मोशन लगाने वाला है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? सी। नेक्स्ट अगर मैं देखूं 9वां, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु किसका उदाहरण है? उदाहरण एक समान त्वरित गति का, एक समान वेग का, एक समान चाल नहीं है, चाल होगा, एक समान चाल का, या इनमें से कोई नहीं। तो एक समान त्वरित गति का, अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो वह एक समान त्वरण से गिरती है, मतलब उसको प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से उसको बढ़ाती चली जाती है हर सेकंड, है ना। यानी कि उसकी हर सेकंड स्पीड बढ़ना मतलब त्वरण में वृद्धि होना, एक समान त्वरण होना है। ठीक है, वेग में वृद्धि यानी कि एक समान त्वरण होना ही उसका क्या कहलाएगी? स्वतंत्र अवस्था में गिरती हुई वस्तु पर लगेगा। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहा जाता है। ठीक है, घटेगा तो एक समान मंदन है, बढ़ेगा तो एक समान त्वरण है। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से गिर रही है वस्तु, यानी कि उसके वेग में परमानेंट परिवर्तित हो रहा है हर समय। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है? तो जो आपका केल्विन थे ना, उन्होंने दिया था कि 0 डिग्री केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करी थी। इससे नीचे ताप प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। ये वाला ताप तो मतलब 0 डिग्री केल्विन के नीचे तो कोई ताप है ही नहीं, इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है। और अगर उसको कन्वर्ट करके
सेल्सियस में देखें तो वो कितना होता है, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन में ये वाला है, कौन सा है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन में वो कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। ऑप्शन यहाँ पर सारे ही कन्फ्यूज़न वाले थे, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273, लेकिन आपको आप बहुत ही संभल के आंसर देना है ना। 11वां, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। यानी कि आपको समांगी मिश्रण को अलग करने की कोई विधि बतानी है। समांगी मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है, तो आसवन विधि से हम क्या कर सकते हैं, समांगी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक द्रवों के समांगी मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, द्रव घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होना चाहिए ताकि ये बिना विघटित हुए क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। यहाँ पर आसवन विधि का मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो अगर मुझे पानी से नमक, समांगी मिश्रण की बात करूँ तो समांगी मिश्रण कौन सा है, पानी और नमक का घोल मान लो, है ना। तो मुझे नमक अलग करना है पानी से, क्या करूँगा मैं, उसको गर्म करना चालू कर दूंगा या फिर उसको खुली हवा में रख दूंगा, जिससे क्या होगा, पानी पानी बाष्पित होकर उड़ जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, नमक। तो ये समांगी मिश्रण को किस तरीके से अलग किया जा सकता है, आसवन विधि द्वारा। यही जो विधि थी वह क्या कहलाती, आसवन विधि कहलाती है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बन जाता है, जबकि नमक 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उड़ेगा। ठीक है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन क्या होता है, पहली बात तो ये कि हीट ट्रांसफर, यहाँ पर हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आया है। संवहन मतलब क्या है, ऊष्मा की बात कर रहा है। ऊष्मा का स्थानांतरण की विधियाँ कितनी हैं, 3 विधियाँ हैं आपकी। ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियाँ हैं, 3। एक होती है चालन, ठीक है, एक होती है संवहन और एक होती है विकिरण। ठीक है, तो चालन में क्या होता है, ठोस से ठोसों के अंदर चालन होता है। चालन मतलब एक इस प्रकार की, मान लो कि जो कण हैं आपस में, ठोसों के अंदर कण पास पास में होते हैं, तो ये कण मूव नहीं करते, क्या होता है, हीट एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ से हीट आई तो पहले ये गर्म होगा, जब ये गर्म हो जाएगा तो अपनी हीट को धीरे से इसको ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ कण अपना स्थिर रहा, जबकि हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र करते चला जा रहा है। तो ये विधि क्या कहलाती है, चालन। हीट का ट्रांसफ़र विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बिना पार्टिकल के मूवमेंट के जो चालन, जो विधि है हीट ट्रांसफ़र की, वो क्या कहलाती है, चालन, कंडक्शन कहा जाता है ना। संवहन क्या होता है, संवहन में ऐसा होता है कि जैसे द्रव होता है, द्रवों के बीच की जो कण है वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर इनको ऊष्मा दी जाती है तो ये खुद ही अपना मूवमेंट बदलने लगते हैं और इस ऊष्मा को लेकर खुद उस ऊष्मा को फैलाने के लिए चले जाते हैं। यानी कि मूवमेंट कहाँ होने लगता है, कणों का जो मूवमेंट होने लगता है वहाँ पर कौन सी विधि होती है, संवहन। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बिना माध्यम के भी क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड में निर्वात होने पर भी क्या होते हैं, सूर्य से आने वाले विकिरण पृथ्वी तक आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आवश्यकता नहीं होती माध्यम की, जबकि इन दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है। कण है ना, कण यानी कि माध्यम। तो ऊष्मा का संवहन मतलब कहाँ से कहाँ होगा, गैस और द्रवों में होगा। ठीक, जहाँ पर पार्टिकल फ्री होगा तभी तो हीट लेकर कहीं जा पाएगा। तो 2 ही जगहों पर होता है पार्टिकल फ्री, गैस में और द्रव में। ठीक है, निर्वात में तो मैंने बता ही दिया, विकिरण होगा। ठोस और निर्वात, ठोस आ गया यानी कि चालन होना है, ठोस आ गया यानी कि चालन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधों की पहचान कर सकती है। चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों को सुन सकती है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। उन तरंगों को महसूस करने की जो प्रवृत्ति है वो किसके पास है, चमगादड़ के पास। तो ये क्या करती है,
कि खुद ही ऐसी तरंगों का निर्माण करती है, खुद भेजती है ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस उसके पास आती है, तो उसको पता पड़ जाता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है और किस किस आकृति का है। तो पराश्रव्य तरंगों के कारण वो क्या करती है, अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को पहचान लेती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगें ही क्या कहलाती हैं, पराश्रव्य तरंगें। 20 हर्ट्ज से कम वाली होंगी वो क्या कहलाएंगी, श्रव्य तरंगें। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से कम वाली होंगी, 20 से 20,000 के बीच में जो हर्ट्ज है इसकी आवृत्ति की यूनिट। ठीक है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगें हैं वो कहलाती हैं श्रव्य तरंगें। उससे ऊपर वाली क्या कहलाती हैं, पराश्रव्य। इससे नीचे वाली अपश्रव्य कहलाती हैं, है ना। 20 से 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगें क्या कहलाती हैं, अपश्रव्य तरंगें। और ध्वनि से प्रश्न था आपका अगला 14वां, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सी तरंग नहीं है, देखो एक्सरे भी है, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, सूक्ष्म तरंगें भी विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंग क्या होती है, मैकेनिकल, यानी कि इनमें क्या होती है, माध्यम की जरूरत ही पड़ती है, इसलिए ये सारी मैकेनिकल होती हैं। तो ध्वनि तरंग कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती, बाकी सब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव कान के लिए संवेदी है। मानव कान के लिए संवेदी मतलब जिनको मानव कान सुन सकते हैं। मैंने बताया था अब भी 20 से 20 हर्ट्ज जो है। बाकी ये तरंगे जैसे ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहा जाता है। ध्वनि तरंग हैं वही तो सुन पाएंगे हम, है ना। तो ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य मतलब वे तरंगें जो ऐसी चलती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्तियों के अलग अलग यहाँ पर नाम दिए हैं। जैसे कि अपश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली, श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की हो गई, पराश्रव्य कौन सी होंगी, 20,000 से ऊपर वाली तरंगें। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन कहाँ होगा। देखो ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है और जहाँ सबसे ज़्यादा घना माध्यम होगा वहाँ पर ध्वनि तरंगें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल कर पाएंगी। तो ठोसों में सबसे ज़्यादा घना होता है ना। कणों की जो डिस्टेंस है ठोसों के बीच में बहुत ही कम होती है, जिसके कारण क्या होगा, ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा तीव्र प्रगमन कहाँ कर पाएंगी, ठोस में। जबकि द्रवों के जो कण होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा कम, और गैसों में सबसे कम। जबकि निर्वात में ध्वनि तरंगें ट्रेवल ही नहीं कर पाती, तभी तो हमें ब्रह्मांड की कोई आवाज़ पृथ्वी तक नहीं आ पाती, क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में प्रगमन नहीं करती। 17वां क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पेयजल में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे कि लोहा हुआ, मैग्नीज हुआ, है ना, ट्राईहेलोमेथेन हुआ, ये सब क्या है, ठोस चीज़ें हैं जो अशुद्धियों के रूप में मिलती हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट उनको क्या करता है, उनके साथ ऑक्साइड बनाता है और उनको भारी करके पानी के नीचे तक ले जाता है। इसलिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए यूज़ करते हैं, काय को, पानी के लिए, है ना। तो यह क्या करता है, ऑक्सीकरण कर देता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, जो लोहा, मैग्नीज और इन सब भारी भारी पदार्थों को क्या करेगा, ऑक्साइड बना के उनको नीचे डाल देगा। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। जबकि बाष्पीकरण क्या होता है, द्रव से, द्रव अवस्था से गैस में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण। ठीक है, और ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, मेल्टिंग बोले तो पिघलना, इसको पिघलना कहते हैं, मेल्टिंग होती है यहाँ पर ठोस से द्रव में।
और द्रव से गैस हो जाना ही बाष्पीकरण होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ सीधी ठोस से क्या हो जाए, गैस, अगर ठोस से गैस हो जाती है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। इसके विपरीत अगर कोई गैस ठोस में बदल जाए तो उसको निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, जल में चीनी का विलयन, यूरेनियम का संवर्धन, दूध का फटना। तो यहाँ पर दो क्रियाएं आपको दिख रही हैं जो कि क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि दूध का फटना और जल में चीनी का मिलना। ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन हैं, क्योंकि यहाँ पर आप भौतिक परिवर्तन वो कहलाएंगे जिनमें रासायनिक क्रियाएं भाग नहीं ले रही होती हैं। जैसे कि जल में चीनी का मिलना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, है ना, आप सीधा जल में चीनी डालो और घोल सकते हो, है ना। ऐसे ही दूध का फटना, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड और फोर्थ जो है आपका सही होगा। जबकि यूरेनियम का संवर्धन, और यूरेनियम कैसी है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो इसका संवर्धन ही क्या कहलाता है, रासायनिक क्रिया होगी, है ना। और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, यहाँ पर ये गलत दिया है ना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। जैसे कि बेकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाने वाला सोडा है ना, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका कौन सा होता है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है ना। इससे क्या होता है कि खाना शीघ्रता से पक जाता है। बेकिंग सोडे से क्या होता है, खाना शीघ्रता से पक जाता है। 21वां क्वेश्चन, पेयजल के लिए पीएच का वांछनीय मान। पेयजल के लिए पीएच का वांछनीय मान जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर रेंज दी है सबकी अलग अलग, ठीक है। 6.5 से 8.5, 5 से 6.5, ये तो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, है ना। और 7 से 8.5, 7 से ऊपर मतलब ये बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। 6.5 से 7 यानी कि ये भी अम्लीय है। जो है आपकी रेंज अम्ल और क्षार के बीच की वो है 6.5 से 8.5, जो कि आपके पेट में ज़्यादा ही कोई परिवर्तन नहीं करने वाली है ना। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल में जो 7 पर होता है वो उदासीन होता है, जबकि इससे कम वाले सारे ही क्या होते हैं, अम्लीय, और इससे ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो क्षारीय होते हैं। हमारे पेट में अम्ल और क्षार दोनों की मात्राएं जरूरी हैं, तो इस ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है उसमें दोनों ही कैलकुलेट हो रहे हैं आपके, अम्ल और क्षार, ठीक है। बाकी ऑप्शन में वैसा नहीं आ रहा, इसलिए आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा, 6.5 से 8.5, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान यहाँ पर एडिशनल और इन्फॉर्मेशन में है 7.4 होता है। डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। डीएनए की उप इकाइयों को न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, जबकि आरएनए का नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोइड्स बहुलक होते हैं, है ना, बहुलक होते हैं ये, और प्रत्येक न्यूक्लियोइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाइट्रोजन क्षार, पेंटोजन शर्करा और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसकी जो इकाई है वो क्या होगी। निम्न में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो गोल्जी काय से जो है लाइसोसोम बनता है। जंतु कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या आपके गोल्जी काय कहाँ पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतः कोशिकाएं पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। 24वां आपका, मानव शरीर के हृदय तथा परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, ठीक है। तो किस भाग में बहता है, महाशिराओं में, ठीक है।
सिराएं क्या होती हैं? जो आपके शरीर से ब्लड को कहाँ ले जा रही होती हैं? हृदय में। वो सारी क्या कहलाती हैं? सिराएं। तो उनमें ही तो बी ऑक्सीजनित रक्त बहेगा जिसमें CO2 मिक्स होगा, है ना। तो बिना ऑक्सीजन वाला रक्त कहाँ बहता है? महाशिराओं में। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। फुफ्फुस सिरा से शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुँचता है, ठीक है। यानी कि जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है हार्ट का, उसके अंदर शुद्ध रक्त रहता है, ठीक। बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय से क्या हो जाता है? पूरे शरीर में चला जाता है। और महाशिरा हृदय के दाहिने भाग में, मतलब सीधे की तरफ, सीधे हाथ तरफ आपका राइट साइड जो दिल होता है उसमें इस तरफ जो है राइट साइड, और ये लेफ्ट। तो राइट साइड में जितना भी ब्लड रहता है वो सारा अशुद्ध रहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और लेफ्ट साइड में आपका जो है शुद्ध रक्त बहता है ना। तो महाशिरा से हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति की जाती है। 25वां क्वेश्चन है आपका। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ अंग दिए हैं और उनकी विशेषताएं दी हैं, तो आपको मैच करनी है। जैसे कि अमाशय है ना, छोटी आंत वाहिकाओं में अवशोषण, बड़ी आंत और यकृत। इस तरफ आपकी विशेषताएं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये इसका ऑप्शन है पूरा। अरे यार ये ठीक है। और बड़ी आंत के सामने है जल अवशोषण, अम्ल का निर्मोचन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो बी सही है, ए वाले पे। यानी कि अमाशय में क्या होता है? अम्ल का विमोचन होता है। और छोटी आंत में क्या होता है? पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। और बड़ी आंत में क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बड़ी आंत आपकी। यकृत में जल का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है? बी वाला। 26वां क्वेश्चन। श्वेत रक्त के कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्न में से क्या कार्य करती हैं? तो WBC क्या कार्य करती हैं? आपके प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती हैं। पूरे शरीर को, आपको बॉडी को क्या करती हैं? रक्षा प्रदान करती हैं। किससे? रोगों से, ठीक है। तो रोगाणुओं का विनाश करेंगी तभी वहाँ से रक्षा होगी। बाकी सब ऑप्शन में रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन K की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन आपका रुधिर करता है या फेफड़ों में द्वारा होता है ना। ऑक्सीजन का वहन भी आपका रुधिर ही करता है। तो लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, जबकि रक्त का थक्का किसके द्वारा बनता है? प्लेटलेट्स के द्वारा। रुधिर के 3 भाग होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, जिसमें WBC आपका क्या करती हैं? शरीर को रोगों से मुक्त करती है। 27वां क्वेश्चन। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करता है? तो हृदय स्पंदन यानी कि वो जो आला लगा रहता है ना कान में, उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्टेथोस्कोप, सॉरी, ठीक है। पेसमेकर हृदय गति के कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयोग होने वाला उपकरण होता है, ठीक है। यहाँ पर पेसमेकर जो दिया है वो कौन सा उपकरण होता है? हृदय गति के कम हो जाने पर पेसमेकर रहता है आपके हृदय में, जो कि आपकी हृदय को गति करता है ना। तो पेसमेकर क्या हो जाता है? अगर आपका हृदय कम गति, एक इलेक्ट्रिक वो जनरेट करता है जिससे कि सिग्नल आपके हृदय में पहुंचते हैं। जब वो खराब होता है, SN नोड आपका, SN नोड होता है आपके हृदय में, ये खराब हो जाने पर हम पेसमेकर लगा देते हैं उसकी जगह पर। तो वो क्या करता है? गति कम हो जाने पर हम उसको क्या करते हैं? पेसमेकर का यूज़ करते हैं ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसी को क्या कहा जाता है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हृदय संकुचन एवं विश्रांत के समय
उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार को मापने के लिए हम क्या ईसीजी का उपयोग करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए हम इस वाले ग्राफ का यूज करते हैं ना। 28वां क्वेश्चन है आपका, पित्तरस निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? यकृत में। लीवर में आपके किसका निर्माण होता है? पित्तरस का निर्माण यकृत द्वारा होता है। छोटी आंत में लिपिड के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य में यकृत से लगातार पित्त का निर्माण होता रहता है और इसे पित्ताशय में भंडारित किया जाता है। तो पित्ताशय में यहाँ पर भंडार होता है पित्तरस का, जबकि ये आपका बनता कहाँ है? सेक्रेशन कहाँ होता है इसका? इसका सेक्रेशन होता है आपके लीवर में। 29वां क्वेश्चन, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो गुर्दे जो हैं आपके एक्सक्रेटरी प्रणाली के अंग हैं, मतलब उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। यहाँ पर है उत्सर्जन तंत्र को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इन्होंने एक्सक्रिएशन। ठीक है। 30वां क्वेश्चन आपका, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत। तो विटामिन सी सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होगा इनमें से? सेब, केला, आंवला, पपीता। तो खट्टी चीज़ों में आपका क्या पाया जाता है? विटामिन सी। तो यहाँ पर आंवले में आपका विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाएगी। और नींबू में भी पाया जाता है, नींबू वंश का एक प्रकार का ये होता है आंवला। ठीक है। धन्यवाद साथियों।